नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 12 अक्टूबर को होने वाली यूपीपीएससी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें यूपी का बजट और कुछ और बातें इसके बाद भी हैं, उसको भी देखेंगे 10 मिनट में, जितनी बातें कवर हो पाएँ। बजट, यूपी का बजट 2025-26 के बारे में देखें तो इसको वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। पहली बात तो ये ध्यान रहे, सुरेश खन्ना ने पेश किया। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? सुरेश खन्ना। उन्होंने 2025-26 का जो बजट है यूपी का, उसको पेश किया। और कब पेश किया? तो 20 फरवरी 2025 को, ये डेट भी ध्यान रहे कि 20 फरवरी 2025 को यूपी का बजट सुरेश खन्ना ने पेश किया। 20 फरवरी 2025, 20 फरवरी 2025। और ये जरूर ध्यान रहे कि बजट का आकार क्या था? 8,08,736 करोड़। 8,08,736 करोड़, 8,08,736 करोड़ का ये बजट का आकार है। और पिछली बार की तुलना में 9.8% की वृद्धि हुई है। यहाँ से लाइन बनाकर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि यूपी के बजट 2025-26 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो पहली बात, क्या क्या बातें सही हो सकती हैं? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया, 20 फरवरी 2025 को पेश किया। बजट का आकार है 8,08,736, 8,08,736 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष से 9.8% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा जो बजट एलोकेशन है किस पे किया गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज़्यादा है, 22%। बिहार में सबसे ज़्यादा शिक्षा पे खर्च किया जाता है, लेकिन यूपी में सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे व्यय हुआ है। 22% का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, शिक्षा पे 13%, कृषि पे 11%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पे 4%। तो टॉप 4 में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 22% आवंटन है, शिक्षा 13%, कृषि 11%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम 4%। पहले पे इंफ्रास्ट्रक्चर 22%, शिक्षा 13%, कृषि 11%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पे 4%। पूंजीगत व्यय कितना है? 20.5%। पूंजीगत व्यय 20.5% और राजकोषीय घाटा है 2.97%। जीएसडीपी का 2.97% है राजकोषीय घाटा। अब बजट में अगर 100 रुपये आया तो कितना रुपए कहाँ से आया? राज्य का कर राजस्व से सबसे ज़्यादा आया। राज्य का जो कर राजस्व है वहाँ से 37% पैसा आया। केंद्रीय कर अंतरण से 32 रुपये। राज्य का कर राजस्व 37.4, केंद्रीय कर का अंतरण 32.4, सार्वजनिक ऋण से आया 14.4, केंद्रीय अनुदान सहायता से 11 रुपये आया। फिर से यूपी के बजट में जितना रुपये आया उसमें सबसे ज़्यादा राज्य का कर राजस्व से आया 37.4, केंद्रीय कर अंतरण से 32.4, सार्वजनिक ऋण से 14.4, केंद्रीय अनुदान सहायता से 11। तो अनुदान देते हैं, दान तो 11 रुपये देते हैं, 11 21 से 51 करके, तो 11 रुपये अनुदान वाला। राज्य का कर राजस्व सबसे ज़्यादा राज्य के कर राजस्व से मिला है सरकार को 37.4 रुपये हर 100 रुपये में। केंद्रीय कर अंतरण से 32.4, सार्वजनिक ऋण से 14.4, केंद्रीय अनुदान सहायता से 11। और गया कहाँ कहाँ पे? तो पूंजीगत व्यय में 20.5%, वेतन में देखिए, वेतन में तो 12.4%, पेंशन में 11.2%, ब्याज अदायगी में 8%, सब्सिडी में 4.3%। फिर से पूंजीगत व्यय 20.5%, वेतन में 12.5%, पेंशन
11%, ब्याज पे 8%, सब्सिडी पे 4.3%। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में कितना रुपए मिलेगा? 1 लाख रुपए मिलेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए मिलेगा। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना किस लिए लाई गई? उच्च शिक्षा में छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना किस लिए है? उच्च शिक्षा में छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए। अंबेडकर के नाम पर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ बनेगा? लखनऊ में। अंबेडकर के नाम पर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ बनेगा? लखनऊ में। वस्त्र उद्योग पार्क बनेंगे 10। यूपी में 10 वस्त्रोद्योग पार्क बनेंगे कबीर के नाम पर, और 2 चर्मोद्योग पार्क बनेगा रविदास के नाम पर। चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क की स्थापना होगी। पूछे यूपी में सीड पार्क की स्थापना किसके नाम पर होगी? तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगी। AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी क्या है? तो लखनऊ है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ, उसमें 36 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ है। 36 लाख करोड़ का। महत्वपूर्ण हो सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 36 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ है। अब कुछ और बातें। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाते हैं? तो 28 मई को मनाते हैं। वर्ल्ड हंगर डे 2011 से मनाया जा रहा है। 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे। और विश्व भूखमरी सूचकांक में देखें तो भारत का स्थान है 105वां। ग्लोबल हंगर डे मनाते हैं 28 मई को 2011 से, और थीम है थ्राइविंग थ्रू रेजिलियंस सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू हंगर। कामी रीता शेरपा के बारे में। कामी रीता शेरपा 31 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए। नेपाल के रहने वाले हैं, 55 साल की उम्र है। कामी रीता शेरपा 31 बार चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट पे। नेपाल के हैं, 55 साल के हैं। हनी के बारे में, शहद के बारे में कुछ बातें। भारत हनी का निर्यात करता है USA, UAE, सऊदी अरब, कतर, लीबिया को, और इससे 1.25 लाख मीट्रिक टन का निर्यात भारत करता है। सबसे बड़ा उत्पादक है हनी का चीन। दुनिया में सबसे ज़्यादा शहद पैदा करता है चीन। और भारत में सबसे ज़्यादा शहद कहाँ होता है? यूपी में, फिर गुजरात, फिर जम्मू कश्मीर। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाते हैं? 20 मई को। और हनी मिशन प्रोग्राम आया था कब? 2017 में MSME मंत्रालय के द्वारा। यूपी की 3 हेरिटेज मॉन्यूमेंट होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। उसके नाम क्या है? लखनऊ की रोशन-उदौला, छतर मंजिल, चुनार किला, मिर्ज़ापुर। चुनार किला कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। तो यूपी की 3 एग्जाम में से पूछे, यूपी की 3 हेरिटेज मॉन्यूमेंट होटल के रूप में विकसित किया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो यूपी की 3 हेरिटेज मॉन्यूमेंट होटल के रूप में विकसित किया जाएगा। लखनऊ की रोशन-उद-दौला, छतर मंजिल, चुनार किला, मिर्ज़ापुर का। यूपी में आया था सौर ऊर्जा नीति 2022। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। इसमें क्या बातें थी कि 5 वर्ष में 22,000 मेगावाट का लक्ष्य है। वर्तमान में यूपी सौर ऊर्जा उत्पादन में पिछले 8 वर्षों में 10 गुना की वृद्धि किया है और 2653 मेगावाट का उत्पादन किया है। धनौरी वेटलैंड के बारे में पूछ ले एग्जाम में। धनौरी वेटलैंड कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। लुप्त प्राय सारस क्रेन यहाँ पर आते हैं। 113 हेक्टेयर फैला हुआ है। तो धनौरी वेटलैंड है गौतम बुद्ध नगर में, बस इतना। सोलर निर्जलीकरण तकनीक के बारे में कुछ बातें। सोलर निर्जलीकरण तकनीक IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। फल सब्जी को सुखाने के लिए है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और फसल की बर्बादी कम होगी। एग्जाम में स्टेटमेंट बना के पूछे कि सोलर निर्जलीकरण तकनीक के बारे में विचार करें। इसका विकास IIT कानपुर द्वारा किया गया है। फल सब्जी को सुखाने के लिए है, किसानों की आय बढ़ेगी, फसल की बर्बादी रुकेगी। उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायो
बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ लगेगा? कुंभी, लखीमपुर खीरी, कुंभी। उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ लगेगा? कुंभी, लखीमपुर खीरी में। पारंपरिक प्लास्टिक को बायोपॉलीमर में परिवर्तित कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा इससे। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण आरंभ। तो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कहाँ प्रारंभ हुआ है? यूपी में लखनऊ। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से राम मंदिर को सम्मानित किया गया, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होने की वजह से। तो पूछेगा कि हाल ही में सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होने की वजह से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया गया? तो राम मंदिर को सम्मानित किया गया। देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र कहाँ खुलेगा? कानपुर देहात। देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र, टेक्सटाइल की जो मशीनें हैं उसका निर्माण केंद्र कहाँ? कानपुर देहात में। 875 एकड़ में और 1.5 लाख लोगों को रोजगार भी इससे मिलेगा। उत्तर प्रदेश का राडार फैक्ट्री कहाँ खुलेगा? बिझामई गांव, बिझामई गांव। 400 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और भेल द्वारा विकसित किया जाएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करके। तो उत्तर प्रदेश राडार फैक्ट्री किस गांव में लगेगा? बिझामई गांव में। डॉल्फिन सफारी, डॉल्फिन सफारी वाराणसी में खुलेगा, कैथी से ढकुआ गांव तक, कैथी से ढकुआ गांव तक वाराणसी में डॉल्फिन सफारी खुलेगा। राइज ऐप उत्तर प्रदेश का है, राइज ऐप किसके लिए? टीकाकरण से संबंधित है। फुल फॉर्म है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। तो राइज ऐप किस सरकार का है? उत्तर प्रदेश सरकार का है, टीकाकरण के लिए है, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। ये भी ध्यान रहे कि अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश विधानसभा। अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा। भोजपुरी, अवधी, ब्रज और ये बुंदेली, अंग्रेजी, 1 2 3 4 5 5 भाषाओं में अनुवादक। भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली, अंग्रेजी। यूपी में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ खुलेगा? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ खुलेगा? गोरखपुर में। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट में इसके आगे पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।